चलिए, तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? बेसिक केमिस्ट्री पढ़नी है, जो है रसायन विज्ञान की। बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हमने बताया था कल कि केमिस्ट्री की अगर शुरुआत की बात की जाए कि कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना, तो सबसे पहली चीज है पदार्थ के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है, यानी मैटर के बारे में शुरू करेंगे, या उसको हम लोग द्रव्य भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम कहाँ से? द्रव्य से। उसके बाद द्रव्य को जो है और भी क्लासिफाइड किया गया है, दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से भाग में बांटा गया है? शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य में बांटा गया है। इन दोनों के बारे में बताया गया था, अभी हम शुरू से फिर से बता दे रहे हैं। उसके बाद जो है शुद्ध द्रव्य को दो पार्ट में बांटा गया, एक को जो है परमाणु कहा गया और एक को जो है यौगिक, अणु नहीं, या इसको एक को तत्व, एक को तत्व और एक को यौगिक कहा गया। उसके बाद जो है लीजिएगा अशुद्ध द्रव्य को दो भागों में बांटा गया। अशुद्ध द्रव्य का एक और नाम बताया था हमने, इसको मिश्रण भी कहा जाता है, ठीक है, मिक्सचर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। एक बताते हैं इसको हमने समांगी मिश्रण में और एक जो है विषमांगी में। विषमांगी मिश्रण। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इतने भागों में बांटा गया है। अभी हम इससे बहुत सारी चीजें और भी निकाल रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इतने भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहली बात करते हैं हम लोग द्रव्य की, यानी मैटर की बात करते हैं। तो हमने बताया था कि उन वस्तुओं को या उन पदार्थों को मैटर हम लोग कहते हैं, यानी द्रव्य कहते हैं, जिनमें कुछ कंडीशन पाए जाते हों या जो कि कुछ कंडीशन को जो है फॉलो करते हों। पहला कंडीशन हमने बताया था द्रव्य के लिए कि द्रव्य वह वस्तुएं होती हैं जिनका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जिनका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है, अपना कुछ द्रव्यमान हो। ये पहला कंडीशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन हमने बताया था कि द्रव्य वह वस्तुएं होती हैं जो कुछ आयतन घेरती हो, जो कुछ आयतन घेरती हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंडीशन बताया था हमने द्रव्य के बारे में कि वह वस्तुएं जो या जिनमें गुरुत्व के प्रति आकर्षण पाया जाता हो, जिनमें गुरुत्व के प्रति आकर्षण पाया जाता है या गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, ये भी कह सकते हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण पाया जाता हो, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसी वस्तुएं जिनमें ये तीन कंडीशन पाए जाते हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्य बोलेंगे। तो ब्रह्मांड जो हमारा है, यूनिवर्स जो हमारा है, यूनिवर्स मतलब जो होता है सभी ग्रह मिला दीजिए, उपग्रह मिला दीजिए, सूर्य नक्षत्र वगैरह सारी चीजें मिला दीजिए, तो क्या हो गया? यूनिवर्स उसको बोलते हैं, हमने ब्रह्मांड बोलते हैं। तो ब्रह्मांड जो हमारा है वो दो ही चीजों का बना हुआ है, ठीक है, एक द्रव्य और दूसरी ऊर्जा। कुछ चीजें ऊर्जा है और कुछ जो है द्रव्य है, तो यही दो चीजें जो है मिलकर बनी है। लेकिन यहाँ पर हमें ऊर्जा की बात नहीं करनी है, ठीक है, ऊर्जा की बात हम लोग जो है फिजिक्स में वगैरह जो है करते हैं। तो यहाँ पर हमें किसकी बात करनी है? द्रव्य की। तो द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध द्रव्य और एक जो अशुद्ध द्रव्य या मिश्रण उसको कहा गया। अब सबसे पहली बात आती है कि शुद्ध द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। शुद्ध का मतलब होता है, केमिस्ट्री में हमने कल बताया था आप लोगों से कि शुद्ध वस्तुएं उन वस्तुओं को कहते हैं जिनमें केवल स्वयं का गुण हो, ठीक है, अर्थात उनमें कोई चीज मिक्स ना हो, मिक्सचर ना हो उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध द्रव्य। तो सही परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी कि शुद्ध द्रव्य वह पदार्थ होते हैं या वह द्रव्य होते हैं जिनमें केवल स्वयं का गुण होता हो, जिनमें केवल स्वयं का गुण होता हो। यानी स्वयं का गुण कब होगा? जब एक ही प्रकार के तत्व उसमें उपस्थित होंगे। भाई दूसरा तत्व मिल जाएगा तो उसमें दूसरा भी गुण आ जाएगा। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि शुद्ध द्रव्य वह द्रव्य होते हैं जिनमें केवल स्वयं का गुण उपस्थित हो तथा उनमें केवल एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हो। ये तो हुई शुद्ध द्रव्य की। अब उसके बाद इसको दो भागों में बांटा गया, एक को तत्व कहा गया, दूसरे को यौगिक। तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, यानी एलिमेंट मतलब होता है तत्व, और यौगिक को कहते हैं हम लोग कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं।
अब तत्व की बात कर लेते हैं कि तत्व कहते हैं किसको नहीं। तो तत्व की अगर हम अलग अलग समय पर बात करें तो अलग अलग जो है इसकी परिभाषाएं निकल के आई, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तत्व की परिभाषाएं जिसको हम लोग जो है फॉलो करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उसके बारे में बात की जाए तो तत्व जो है एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ द्रव्य है। क्या है? क्योंकि शुद्ध द्रव्य, क्योंकि शुद्ध द्रव्य का ही तो भाग है, तो हम कह सकते हैं कि तत्व एक प्रकार का शुद्ध द्रव्य है जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु, दूसरा कोई परमाणु न हो, एक ही प्रकार के परमाणु हो, मतलब परमाणु की संख्या कितनी भी हो, एक हो, दो हो, चार हो, हजारों हो, लाखों हो, जो है करोड़ों हो, कितनी भी हो, लेकिन एक ही प्रकार के परमाणु हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। तो पहला चीज ये जरूरी है तत्व में। तत्व क्या होते हैं भाई? तत्व वह शुद्ध द्रव्य होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, और दूसरी चीज ये हुई कि तत्व वह शुद्ध द्रव्य होते हैं जिनको किसी भौतिक या रासायनिक विद द्वारा जो है अलग नहीं किया जा सकता। इन्हीं भौतिक या रासायनिक विद द्वारा जो है अलग नहीं किया जा सकता, उनको हम लोग तत्व कहते हैं। अब थोड़ा सा तत्व के बारे में और अंदर जाया जाए तो तत्व की बात करें अगर हम, तो प्रेजेंट टाइम में यानी आधुनिक समय में जो है, वर्तमान समय में लगभग किसी किसी किताब में 115, किसी किताब में 117, किसी में 118, ठीक है, तो वो मायने नहीं रखता कि 18 है कि 15 है कि 17 है, वो कंट्रोवर्सी है अभी भी, क्योंकि एक आध तत्व ऐसे हैं जिनके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो अगर ठीक से माना जाए तो लगभग 117 तत्व जो है खोजे जा चुके हैं प्रकृति में, ठीक है, या पाए जा चुके हैं। 117 तत्वों में लगभग 90 तत्व शुरू वाले ये प्राकृतिक तत्व हैं। ऐसे तत्व हैं प्राकृतिक, और प्राकृतिक मतलब ये प्रकृति में स्वयं पाए जाते हैं, इनको बनाने में जो है मानव का कोई हाथ नहीं है। ऑक्सीजन मानव ने बनाया है, या जो है हाइड्रोजन मानव ने बनाया है, तो ये सारे तत्व जो है वो क्या है? प्राकृतिक तत्व हैं। लेकिन 90 एटॉमिक नंबर के आगे के जो है लगभग 27 तत्व बचे। 117 बताया तो 90 तो हो गए कौन से? प्राकृतिक वाले। बाकी जो इधर नीचे बचे वो जो है एक प्रकार से कृत्रिम तत्व हैं। ऐसे तत्व हैं कृत्रिम तत्व हैं, उनको जो है मानव द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया है। तो तत्व जो है लगभग प्रेजेंट टाइम में कितने खोजे गए हैं? 117 खोजे गए हैं, ठीक है। उसके बाद तत्व को भी अगर ठीक से स्टडी की जाए तो तत्व को फिर बाद में 3 भागों में बांटा गया। कितनी भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक को कहा गया धातु, एक को कहा गया अधातु, और एक को कहा गया उपधातु, ठीक है। एक को कहा गया धातु, एक को कहा गया अधातु, एक को कहा गया उपधातु। धातु को अंग्रेजी में कहते हैं मेटल। धातु क्या होते हैं? मेटल। इसको कहते हैं नॉन मेटल, इसको कहते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं? मेटलॉइड। अब भाई बात ये आती है कि किन तत्वों को धातु बोलेंगे, किन तत्वों को अधातु बोलेंगे, किन तत्वों को उपधातु बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ लक्षण हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम लोग जो है डिफाइन कर लेंगे या वर्गीकृत कर लेंगे कि ये धातु तो इतने तत्व धातु है, इतने जो है अधातु है, और इतने जो है उपधातु है। तो धातुओं का सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि जितने भी धातु होते हैं वह सभी धनायन बनाते हैं। सबसे प्रमुख लक्षण है कि धातु क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, सबसे प्रमुख लक्षण। उसके बाद दूसरा लक्षण है कि धातु जो होते हैं विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और उष्मा के सुचालक, ये कंडीशन है भाई। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई भी शुद्ध पदार्थ या तत्व तो वो क्या है? धातु, ठीक है। तो पहला कंडीशन हुआ कि धातु जो है क्या बनाते हैं? धनायन। दूसरा जो है कि धातु विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। तीसरा क्या है कि धातुओं में तन्यता पाई जाती है। धातु में तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब होता है कि जिनको खींचा जा सकता हो, या पतले तार वगैरह बनाए जा सकते हैं, उनको हम लोग तन्यता बोलते हैं। नहीं, जिनको खींचा जा सकता है उनको क्या बोलते हैं? तन्यता। रबड़ ना, जैसे रबड़ को भी खींचा जा सकता है, लेकिन यक गुण के आधार पर होगा, हम धातु धातु नहीं करेंगे। हम आपको 5-6 गुण बता रहे हैं। 5-6 गुण में से मान के चलो मैक्सिमम गुण, जैसे 4 गुण या 5 गुण मिल जाए तब तो उसको हम धातु बोलेंगे। एक कोई गुण जो है अगर अधातुओं से मिल गया तो उसको हम अधातु नहीं बोल देंगे। तो कहने का मतलब जो है मैक्सिमम गुण यानी अधिकतम गुण जो है अगर वो फॉलो कर रहा है धातु वाला, तब तो हम उसको धातु कहेंगे। एक आध गुण को अधातु कहेगा तो उसको अधातु नहीं कहेंगे। जैसे रबड़ है,
अब रबड़ भाई खिंचता है कि नहीं खिंचता तांगे में? खिंचता है, लेकिन वही एक गुण के आधार पर हम धातु ना कहते भाई, क्यों मतर लेता है, खींचेगा वो। अभी हम समझा रहे हैं इसको। तो धातु में क्या होते हैं भाई? धनायन बनाते हैं, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, धातु में तन्यता पाई जाती है। चौथी चीज है धातु में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है। देखिए जो आघात वर्धनीयता शब्द है बहुत ही शुद्ध हिंदी शब्द है, जिसका मतलब होता है आघात का मतलब होता है चोट, और वर्धनीयता यानी वर्धी शब्द से बना, वर्धी मतलब होता है बढ़ना, यानी ऐसे शुद्ध द्रव्य जिनका चोट मारा जाए तो वो बढ़े। आप देखते हैं लोहा पे चोट मारते हैं हथौड़े पर तो वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। तो इसमें आघात वर्धनीयता है कि नहीं है? है। यानी जिन वस्तुओं पर या जिन शुद्ध द्रव्यों पर अगर चोट मारा जाए वो बढ़े तो जान लो क्या है? आघात वर्धनीयता उनमें पाई जा रही है। भी लकड़ी ले लीजिए भाई, चाहे इतना हथौड़ा मारो बड़ी थोड़ी ना, टूट भले जाए बड़ी ना, तो वो किसका धातु का लक्षण नहीं। तो कौन कौन सी चीजें देखी? धातुओं जो है धनायन बनाते हैं, विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, धातुओं में तन्यता पाई जाती है, धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। चार मुख्य कैरेक्टर हैं, वैसे एक आध कैरेक्टर और मिल जाएंगे ढूंढने जाएंगे तो, ठीक है। और एक चीज और है, धातुओं में चमक पाई जाती है, जिसको हम लोग धात्विक चमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक चमक, यानी धातुओं में चमक पाई जाती है। तो ये इतने कैरेक्टर अगर हैं, या 5 कैरेक्टर आपको बताए हमने, 5 लक्षण बताए, 5 में से मैक्सिमम जो फॉलो करता हो, जैसे 4 कोई फॉलो कर रहा है, 4 का पालन कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है, तो भी हम उसको धातु बोलेंगे भाई, क्योंकि ज्यादातर किसके समान है? धातुओं के लक्षण के समान है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? धातु बोलेंगे। अब तत्व तो अभी हमने बताया भाई 117 खोजे गए हैं, तो उन्हीं 117 में कुछ धातु ही है, कुछ अधातु होंगी, कुछ धातु होंगी, क्योंकि तत्व का ही तो ये पार्ट है ना। तो आपको बता दें, अगर आपने कक्षा 10 में आवर्त सारणी देखी हो, आवर्त सारणी एक चैप्टर ही था हमारा, तत्वों का रासायनिक वर्गीकरण एक चैप्टर ही था कक्षा 10 में। उसमें हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी होगी, ठीक है। मेंडलीव की हमने संशोधित आवर्त सारणी पढ़ी होगी, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी पढ़ी होगी, हमने दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ी होगी। 3 प्रकार की आवर्त सारणी है, मूल आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी और दीर्घाकार। वैसे इसको ना समझ में आया कोई बात नहीं, आपको 11 में फिर मिलने वाला है, एक चैप्टर ही है फिर, ठीक है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मूल आवर्त सारणी, मूल मतलब होता है स्वयं के द्वारा दी गई, यानी पुरानी रूप से या ओरिजिनल रूप से जो निकलता है उसको हम लोग मूल बोलते हैं, ठीक है। तो जो मूल आवर्त सारणी थी वो खुद मेंडलीफ ने बनाई थी, जो खुद मेंडलीफ ने बनाई थी और परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। इसीलिए जो मूल आवर्त सारणी का नियम होता है वो होता है कि किसी भी तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार की आवर्ती अलग होती है। ये सब बहुत ही 1-2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। तो परमाणु भार के आधार पर मेंडलीफ ने बनाई थी आवर्त सारणी अपनी। आवर्त सारणी मतलब होता है कि एक प्रकार से चार्ट बनाना जिसमें तत्वों को जो है क्रम से व्यवस्थित कर देना आवर्तों और वर्गों में, ठीक है। तो 117 तत्वों जो मेंडलीफ के समय में लगभग 60-61 तत्व खोजे गए थे, उनको उन्होंने जो है अपनी आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। कुछ आधार पर उन्होंने आधार बताया भी था अपना कि किस आधार पर हमने जो है किया। जैसे मान लीजिए कोई वैज्ञानिक कुछ करता है तो उसका उसे कॉन्सेप्ट देना पड़ता है, ऐसा नहीं चाहे हम कह दें आइंस्टीन बस का मान ले रहे, आइंस्टीन ने E=mc² दे दिया आपको फार्मूला, तो ऐसे नहीं कि हम लोग उसको माने, उन्होंने उसको सिद्ध भी किया, तब जो है उसको सार्वभौमिक किया जाता है, सब सभी जगहों पर लागू किया जाता है। तो मेंडलीफ ने अपने कुछ जो है तथ्य बताए और फिर जो है तत्वों के परमाणु भार के आधार पर जो है उनका वर्गीकरण कर दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, बाद में ये पता चला कि तत्वों के जो मुख्य गुण होते हैं वो उनके परमाणु भार ना होकर परमाणु क्रमांक होते हैं। जब मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज कर ली तब ये पता चला कि जो प्रमुख गुण होता है वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार। तो नवा आवर्त नियम बनेगा, जगह कहा गया संशोधित आवर्त सारणी या मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी। संशोधित इसलिए कहा गया कि मूल आवर्त सारणी में संशोधन किया गया भी, क्योंकि जो नई आवर्त सारणी आई उसमें संशोधन करके तो बनाई गई होगी। तो उसको बनाया था मोजले, बोर, बरी, तमाम तरह के वैज्ञानिक थे, उसमें जो है राग, बोर, बरी और कई वैज्ञानिक थे। कई लोगों ने जो है मिलकर एक नई आवर्त सारणी बनाई जिसको हम लोग जो है मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। मेंडलीफ की जो संशोधित आवर्त सारणी थी मेंडलीफ ने नहीं बनाई थी। जब संशोधित होता तो मेंडलीफ क्यों संशोधन करते भाई? क्योंकि उन्होंने दे ही दिया है, तो संशोधन वाला कोई दूसरा बनाएगा।
तो उसमें जो बनाई उन्होंने संशोधित आवर्त सारणी, उसके बाद जो है एक नई आवर्त सारणी और आई जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय आवर्त सारणी, वो ना मूल आवर्त सारणी है ना संशोधित है, वो है दीर्घाकार आवर्त सारणी। आप पीरियोडिक चार्ट लीजिए आप मार्केट में, तो ऊपर लिखा रहता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग मतलब होता है दीर्घाकार, फॉर्म मतलब होता है रूप यानी दीर्घाकार रूप, और पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी यानी आवर्त सारणी का दीर्घाकार रूप। दीर्घाकार रूप में अगर देखा जाए तो आपको 7 पड़ी लाइनें ऐसे दिखाई देंगी, 7 पड़ी लाइनें दिखाई देंगी और 18 खड़ी लाइनें दिखाई देंगी आपको। जो पड़ी लाइनें होती हैं उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं, पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं, और जो खड़ी लाइनें होती हैं उनको हम लोग वर्ग बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं या क्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लास मतलब भी वर्ग होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो जो 117 तत्व हैं उनमें ही कुछ क्या होंगे, धातु होंगे, कुछ अधातु कुछ उधातु। अब देखिए जो दीर्घाकार आवर्त सारणी प्रेजेंट टाइम में चल रही है उसमें क्या नाम है, आवर्त वर्ग में तो बांटा ही गया है, साथ ही साथ ब्लॉक में भी बांटा गया है। अगर आपने सुना हो तो 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाते हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। वो सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर पता चलेगा आपको। आप बाउ के अनुसार जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे करवाएंगे, जब एक चैप्टर होगा परमाणु संरचना, इसी के बाद पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको जो है क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अफवाहों के अनुसार। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे आप लोग तो उसमें जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर कहाँ जाए एस उपकोष में तो उसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर पी में जाए तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी में जाए तो डी ब्लॉक, और एफ में जाए तो एफ ब्लॉक। 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। तो जितने भी एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, बस मोटी मोटा रूप से इतना जानिए आप लोग कि 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं पूरी आवर्त सारणी में। 117 आवर्त तत्वों को जो है 4 ब्लॉकों में बांटा गया है एसपीडीएफ में। ठीक है, तो जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं और जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, सभी के सभी धातु, सभी के सभी क्या है, धातु हैं। और बाकी एक ब्लॉक बचा, कौन सा, पी ब्लॉक, यानी पी ब्लॉक में कुछ तत्व धातु भी है, कुछ अधातु भी है और कुछ उपधातु भी है। यानी इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, किस प्रकार का तत्व है, सबसे ज्यादा धातु है आवर्त सारणी में। लगभग जो है 3/4 यानी 4 में से 3 हिस्सा जो है वो क्या है, धातु ही है। अब आपको हम एक कोई एग्जांपल लेकर आपको धातुओं का लक्षण समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा ले लीजिए, या चांदी ले लीजिए, या सोना ले लीजिए, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए अपने दिमाग में जो आपने देखा हो। ठीक है, चलो चांदी ले लेते हैं। ये चांदी भी सबने देखा है, अपने लगे ना देखे हो, दूसरे देखे हो, कोई पैर में पहने, नाक में पहने, ये सब देखे होंगे। तो चांदी में देखिए दूर से देखने पर चमकता है कि नहीं चमकता है, चमकता है। लकड़ी चमकता है, वो तो उजाले के कारण दिखाई देता है, चमकता नहीं है भाई। लेकिन वापस सूर्य पड़े चांदी पर तो लौकी लागत है, एक प्रकार से प्रकाश निकलेगा वहां पर। ठीक है, तो वहां पर चमक होती है। तो धातुओं में पहला कंडीशन क्या होता है, चमक होती है। दूसरा वो धनायन बनाते, वो तो हम नहीं देख पाएंगे कि धनायन बना रहा है पहली बार कि धनायन बना रहा है, तो वो तो प्रयोगशाला में देखा जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं, तो ये भी हम देख सकते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं नहीं हो रहे, क्योंकि अभी पहली पहन के या पहली से जो है थोड़ा सा विद्युत का टच करा दिया जाए तो करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। और उष्मा के भी सुचालक होते हैं। उष्मा के सुचालक कैसे होते हैं, जैसे अभी एग्जांपल स्वरूप लोहा ले लीजिए, और लोहे को एक सिरा हम लोग रखते हैं, उसमें क्या नाम है, लोहा जो होता है एक सिरा भट्टी में रखता है और पकड़े रहते हैं, दूसरा सिरा कुछ देर बाद गर्म हो जाता है नहीं होता। आग लगाई यहाँ पर, गर्म हो गया यहाँ पर, मतलब उष्मा का प्रवाह अंदर अंदर हो रहा है। इस ताप किधर से किधर की ओर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। जिधर गर्म है उच्च ताप है, उधर से निम्न ताप की ओर उष्मा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, होता है प्रवाह। वैसे ही उसमें भी होगा। ठीक है, तो विद्युत तथा उष्मा की क्या होगा, सुचालक। तीसरा चीज उनमें तन्यता होती है। तन्यता मतलब उनके पतले तार बनाए जाते हैं, चांदी वाली के तार बनावा जाते हैं, ब्रिटेन का पहनावा जाता है नाके में। ठीक है, तन्यता पाई जाती है। धातुओं में आघात वर्धीनता होती है, पीटा जाए, चोट मारा जाए उन पर जो है मुक्कस ना है थोड़ा से। ठीक है, उनका चोट लागे तो उनमें जो है वर्धीनता है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई कि धातु किसको कहेंगे हम लोग। दूसरी चीज है अधातु, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। हम अधातु जान लो कि जो ये ना करे, जो ने की चीज ना पाया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो परिभाषा थोड़ा सा इनका लक्षण पलट दीजिए। जिनमें धात्विक चमक ना पाई जाती हो, जो धनायन न बनाते हो, ऋणायन बनाते हो, जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हो यानी सुचालक ना होते हो, धातु में तन्यता ना पाई, क्या नाम है, जिनमें तन्यता ना पाई जाती हो, जिनमें आघात वर्धीनता ना पाई। ना जोड़ दो, जान लो क्या जोड़ दो, ना जोड़ दो। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन ले लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन
वो एग्जाम्पल हम लेते हैं जो आपने देखा हो। तो अधातुओं में जो एग्जाम्पल है भाई वो आपने देखा नहीं। ऑक्सीजन है तो हम देखे कहाँ महसूस खाली करी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। नाइट्रोजन है तो वो भी महसूस करते हैं हम लोग, वो भी अधातु है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब अधातु है, ये भी महसूस ही हम करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक आध एग्जाम्पल बता रहे हैं। कार्बन, कार्बन को आपने सही रूप में तो नहीं देखा होगा लेकिन अपर रूप के रूप में देखा होगा, यानी दूसरे रूपों में देखा होगा। कार्बन के 3 प्रकार के अपर रूप होते हैं। एक होता है इनका जो है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है कोक। कोक यानी काली खनिज का कहा खरीखा, समझो। तो ये अपर रूप है। हीरा वो सामने तो देखें भाई बहुत महंगा होता है। चरमा देखे हो हीरा में जो चमक होती है कुछ, लेकिन वो चमक जो है वो धात्विक चमक वाली नहीं चमक है। ठीक है, वो एक प्रकार से उसके संगठन के कारण होती है, मजबूती के कारण होती है, बहुत कठोर होते हैं इसलिए वो चमक होती है। ठीक है, और वही चीज हमने फिर बताई। अगर मान लो कि अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो यक लक्षण के आधार पर उसको धातु नहीं बोलते, ये भी बताया था हमने। चमक तो हीरा होता है लेकिन वो क्या है, अधातु है, धातु नहीं है। हाँ, वो सब जो है क्या नाम है, धनायन नहीं बनाते हैं। वो सब विद्युत ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। एक एग्जांपल आप ले लीजिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सभी ने देखा पेंसिल का जो रॉड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। तो उनमें चमक होती है, नहीं होती है भाई। ठीक है, उनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तन्यता पाई जाएगी, खिंचियो खिंची, पिटियो बढ़ी, टूट जाएगा वो। तो इसलिए उसमें जो है ये सारे लक्षण पढ़ा दीजिए, वो सब क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल आपको इसमें हम दे रहे हैं नीचे। धातु के एग्जाम्पल में हो जाएंगे सोना। सोना का सिंबल होता है भाई गोल्ड, एयू। ठीक है, एयू मतलब आरम शब्द से बना है। ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड में नाम होता है आरम, और आरम से बना सोना, ये गोल्ड। तो आरम से लिया गया है एयू शब्द। उसके बाद एजी, एजी कहते हैं इसको, सिल्वर को बोलते हैं। ये संकेत याद रखिएगा, इससे हम सब घटाएंगे आपको। अभी बस शुरुआती चर्चा है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एजी हम सिल्वर को बोलते हैं, ये अर्जेंटम शब्द से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद एफी कहते हैं हम लोग आयरन को। आयरन कहो चाहे लोहा कहो, क्या कहो, आयरन या लोहा। आयरन है, ठीक है, आयरन या लोहा। ठीक है, एफी क्यों इसको रखा गया, आयरन को आई क्यों नहीं लिखा गया। तो एफी जो है लोहे को जो है ग्रीक वर्ड में फेरम कहा जाता है, फेरम शब्द से निकला है। इसके भी कई कारण हैं। जैसे अगर मान लीजिए आई को हम लिख देते हैं, आयरन को क्या लिख देते हैं, आई से लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में लिखा जाता है तो IRON आयरन। तो किसी भी नाम का जो है इंग्लिश वर्ड का या इंग्लिश जो है क्या नाम है शब्द का पहला अक्षर ले लिया जाता है उसके प्रतीक के रूप में। लेकिन इसके लिए आई क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि आई इसके लिए लेते तो आयोडीन के लिए क्या लेते हैं, आयोडीन का सिंबल तो आई होता है। तो ऐसी कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती है, ऐसी जो है दुविधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी कहा जाए भाई आयोडीन का सूत्र लिखो, ठीक है, या आपसे कहा जाता कि जो है क्वेश्चन बोल जाता आई किसका सूत्र है, कुछ सोचो भैया, दोनों उत्तर दे कोई तो आई जो है आयरन का सूत्र है, जब उत्तर और दो आई आयोडीन का भी सूत्र है। तो ऐसी चीजें ना उत्पन्न हो इसलिए जो है एक का ले लिया गया ग्रीक वर्ड से, दूसरा का ले लिया गया इंग्लिश वर्ड से। ठीक है, ये चीजें। तो लोहा, सोना, चांदी, लोहा, और भी बहुत सारे हैं। सोडियम यानी Na, पोटेशियम, कॉपर, Cu। ठीक है, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, धातु। अधातु में अगर हम आए तो अधातु में सबसे बढ़िया एग्जांपल कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सब क्या है, अधातु यानी EDC। अब तीसरा चीज आता है उपधातु यानी मेटलॉइड। तो उपधातु मत जकरे इन दोनों के बीच के लक्षण हो। बीच के लक्षण से मतलब है जिनमें चमक पाई जाती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, जिन जो धनायन और ऋणायन दोनों बना लेते हो, अवसरानुसार होते हैं। ठीक है, यानी अवसर पाई के धनायनों बना ले, अवसर पा के ऋणायन भी बना ले। जो विद्युत तथा उष्मा के होते हैं कि नहीं होते, ना बहुत ज्यादा होते हैं ना बहुत कम होते हैं, मतलब ये बात थोड़ा बहुत सुचालक होते हैं।
इनमें थोड़ा बहुत तन्यता भी पाई जाती है, इनमें कुछ अगतवर्तीयता भी, मतलब दोनों के बीच का जो गुण हो तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उपधातु। उपधातु बहुत ज्यादा तत्व नहीं है पूरे आवर्त सारणी में, 5 या 6 तत्व है। उनमें कुछ है जैसे जर्मेनियम है जी, सिल्वर है, आर्सेनिक है, ठीक है, एंटीमनी है, ये सब तत्व क्या है, ये उपधातु है। 5 या 6 तत्व मिलेंगे आपको मैक्सिमम, ठीक है। तो ये पूरा हमने बता दिया आपको कि धातु क्या है, धातु क्या है, उपधातु क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, यानी तत्व को आपने समझ लिया। तो तत्व के बारे में हमने क्या बताया था कि तत्व जो है वह शुद्ध द्रव्य होते हैं जिनमें केवल स्वयं का गुण हो तथा इनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे Au है तो Au में मतलब इना, यानी आपसे कहा जाए कि सोना तत्व, तो इना कि सोना में चांदी मिला है, यानी Au ही केवल है। वो अलग बात है कि Au के कई परमाणु हो सकते हैं, असंख्य परमाणु हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, ये सरिया है लोहा, ठीक है, सरिया क्या होता है, लोहा ही है। तो ये सरिया है, तो ये क्या है, इसका सिंबल क्या होगा आपसे पूछा जाएगा, इसका सिंबल क्या होगा पूछा जाएगा, Fe होगा। अब तो से तनी भर कण निकाल लेंगे वहीं से, हो जाएगा क्या सिंबल बताओ, ये Fe होगा। लेकिन अंतर है दोनों में, इसमें और इसमें, ये तत्व है और ये परमाणु हो गया। ये क्या हो गया, परमाणु। तत्व का सूक्ष्मतम भाग ही परमाणु होता है, तत्व का सूक्ष्मतम भाग ही परमाणु होता है, लेकिन सिंबल नहीं बदलेगा क्योंकि उसी का एक भाग है ना। दूध चाहे तना हो तब वो दूध कहियो, चाहे ड्रम हो तब वो दूध कहियो, इसको दूसरा दूसरा कहोगे, बस वही चीज है। परमाणु और तत्व में वही जो है डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, तो तत्व को आपने समझा, उसके बाद बात करते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं भाई, कंपाउंड किसे कहते हैं। तो यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसी को हम लोग यौगिक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा परिभाषा, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात उनका निश्चित होना चाहिए। इसके लिए हमने बताया था कि H2O बनता है, H3O नहीं। क्यों? इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, मतलब 2 ही हाइड्रोजन से संयोग करेगा, 3 से संयोग नहीं करेगा। अर्थात यहाँ पर निश्चित अनुपात जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 2:1 है। इसमें हाइड्रोजन का कितना अनुपात है, 2, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। ये निश्चित अनुपात है, 3:1 निश्चित अनुपात नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि ऐसे शुद्ध पदार्थ या ऐसे शुद्ध द्रव्य जो या जिनमें क्या नाम है 2 या 2 से अधिक परमाणु पाए जाते हो तथा उनमें एक निश्चित अनुपात पाया जाता हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। लेकिन एक चीज और बहुत ही माइन्यूट चीज होती है, बहुत ही सूक्ष्म चीज होती है, उसको बहुत ही ध्यान रखना हम लोग को कि यौगिक में जो परमाणु होंगे 2 या 2 से अधिक, वो अलग अलग परमाणु होंगे। कैसे परमाणु होंगे, 2 या 2 से अधिक असमान परमाणु होंगे, ठीक है। मतलब उनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु पाने जाने चाहिए, यानी एक हाइड्रोजन हो तो दूसरा ऑक्सीजन हो, तीसरा फिर हाइड्रोजन हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 या 2 से अधिक प्रकार के पाने जाने चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, उसको हम लोग यौगिक बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मिश्रण की, यानी जो है अशुद्ध द्रव्य। तो इसका उल्टा टेस्ट हो जाएगा शुद्ध द्रव्य। शुद्ध द्रव्य में क्या बताया गया था कि ऐसे द्रव्य जिनमें केवल स्वयं का गुण हो तथा इनमें समान प्रकार के परमाणु तत्व पाए जाते हैं, उनको हम लोग कहते थे। तो इसको क्या बोलेंगे कि ऐसे द्रव्य जिनमें क्या नाम है स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे तत्व का भी गुण हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशुद्ध द्रव्य। इसको मिश्रण भी कह दिया गया, यानी मिक्सचर भी कह दिया गया, इसलिए कह दिया गया कि दूसरा गुण तब आएगा जब उसमें कुछ मिलाया जाएगा भाई, तो मिश्रण वैसे हो गया, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्रण बोल देंगे। अब जो है मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण यानी होमोजीनस मिक्सचर। क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण, और एक होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी और विषमांगी। थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ लीजिए। समांगी मिश्रण उन मिश्रणों को कहा जाता है कि जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के घटक तो हो, घटक मतलब वही तत्व परमाणु कुछ भी जो भी मिला है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के घटक हो, परंतु उनको मिलाने के बाद अलग ना किया जा सकता हो, परंतु उन्हें मिलाने के बाद अलग ना किया जा सकता हो, उनको हम लोग समांगी मिश्रण। जैसे जो है हवा है, हवा एक समांगी मिश्रण है क्योंकि इस हवा में बहुत प्रकार के जो है तत्व होते हैं, बहुत प्रकार के जो है अणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है,
ठीक है, तमाम तरह के होते हैं। तो वो क्या है, हवा एक समानुखी मिश्रण, उसमें से हम अलग नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन कौन सा है, ऑक्सीजन कौन सा है, नाइट्रोजन कौन सा है। या इसी प्रकार से जो है बहुत सारी चीजें आपको सामने दिखाई देंगी। जैसे अभी जो है पानी में चीनी घोल दीजिए, एक समय बाद जो है एक मिश्रण बन जाएगा, समांगी मिश्रण बन जाएगा। हम जानते हैं कि इसमें चीनी है, पानी है, लेकिन अलग नहीं कर सकते उसको। तो ऐसे एग्जाम्पल किसमें आएंगे भाई, समांगी मिश्रण। विषमांगी में क्या हुआ कि ऐसे या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जिनको अलग करके देखा जा सकता हो। ये मिक्सचर तो है हम जानते हैं, लेकिन उनको अलग भी कर सकते हैं। जैसे अभी बालू में कंकड़ डाल दीजिए या चावल में कंकड़ डाल दीजिए, ये सब क्या है, ये सब विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है द्रव्य को जो है कवर किया कि द्रव्य होते क्या हैं, द्रव्य के कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक क्या है, तत्व कितने प्रकार के होंगे, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कुछ चीजें होती हैं, एक दो चीजें जिनको हमें बहुत ही जरूरी है जानना। एक चीज होता है प्रमाण और दूसरा चीज होता है अणु। इसका हमने जो है अभी जो है जिक्र नहीं किया है। तो बात कर लेते हैं प्रमाण की। तो प्रमाण जो है वो तत्व का ही एक सूक्ष्मतम भाग होता है, सबसे छोटा भाग जो है किसी भी तत्व का वो क्या होता है, प्रमाण। ठीक है, यानी इस तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग कहा जाए या कण कहा जाए, क्या होता है प्रमाण, जिसे पुनः हम लोग तोड़ नहीं सकते, उसको भी नहीं तोड़ सकते। और उसकी एक खासियत यह होती है कि प्रमाण जो है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग ले लेते हैं, स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं, केवल अक्रिय गैस परमाणु को छोड़ दिया है। क्योंकि अक्रिय गैस परमाणु जो होते हैं वो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते, उनको हम लोग प्रमाण लेते हैं। दूसरी एक बात और आई जिसको हम लोग अणु की जो है थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं। अणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, मॉलिक्यूल। परमाणु को क्या बोलते हैं हम लोग, एटम। अणु की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यौगिक और अणु में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यौगिक की परिभाषा भी हमने बताई थी कि दो या दो से अधिक पदार्थ यानी क्या नाम है, ऐसे शुद्ध द्रव्य जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से बने हुए हों, लेकिन वो परमाणु क्या हो, असमान हो और उनका अनुपात निश्चित हो, तो उनको हम लोग यौगिक बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि ऐसे क्या नाम है यौगिक जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के समान अथवा असमान परमाणु पाए जाते हैं। इसमें कंडीशन नहीं है कि असमान ही हो, समान भी हो तब भी अणु, असमान भी है तब भी अणु। और लेकिन हाँ अनुपात जो है कैसा होना चाहिए, निश्चित ही होना चाहिए। अनुपात कैसा हो, निश्चित हो, तो उनको हम लोग अणु कहेंगे। एग्जाम्पल स्वरूप आपको दिखा दे रहे हैं हम कि O2 है, N2 है, H2 है, CH4 है, H2O है, NH3 है। वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आप देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब अणु है। चलिए इसकी बात करें O2 की, तो इसमें कितने परमाणु हैं भाई, दो परमाणु हैं, दोनों समान परमाणु है कि नहीं है। तो अभी हमने बताया अणु की डेफिनेशन में कि दो या दो से अधिक परमाणु चाहे वो समान हो या असमान हो, अगर एक निश्चित अनुपात में मिले हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर समान है, यहाँ पर भी क्या दोनों परमाणु समान है, यहाँ क्या है समान है, यहाँ क्या है असमान है। यहाँ एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, यानी दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु है, असमान परमाणु है, तो उसको भी हम लोग अणु कहेंगे। लेकिन यौगिक में केवल किसको कहते हैं, असमान परमाणु को कहते हैं, समान परमाणु वाले को नहीं कहते हैं। अर्थात ये और ये सभी क्या हैं, अणु हैं। लेकिन अगर यौगिक की बात की जाए तो ये 3 ही केवल यौगिक हैं, ये यौगिक नहीं है। मतलब ये हुआ कि सभी अणु यौगिक होते हैं, सभी यौगिक अणु होते हैं, क्योंकि ये यौगिक है भाई, तो ये यौगिक अणु तो है ही है, लेकिन ये अणु यौगिक नहीं है। अर्थात सभी यौगिक अणु होते हैं, सभी अणु यौगिक नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है अणु और यौगिक में। ये बहुत ही छोटी चीजें होती हैं, किताबों में हमारे सामान्यता लिखी होती हैं, हर पेज पे आपको मिलेंगी। लेकिन ये डिफिनेशन या ये थोड़ा सा जो क्या नाम है थोड़ी बहुत बातें हैं वो हम लोग अभी तक नहीं जानते थे, क्या डिफरेंस होता है मेनली अणु में और यौगिक में। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है।